चलो, सो द लास्ट चैप्टर ऑफ योर दिस कोड इज, देखो हमने बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे बेनिफिट बात कर लिए, अनलिमिटेड बेनिफिट की बात हो गई यहाँ पे, और वो हमारे सबसे बड़े कोड की बात हो गई, जिसमें हमने ना सोशल सिक्योरिटी के बारे में बहुत बात कर ली, यानी हमने अलग अलग टाइप के फंड के बारे में बात किया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो, ग्रेचुइटी हो, मेटर्निटी बेनिफिट हो, ईएसआई हो, कुछ भी, ये हमने हर बार क्या देखा, एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, देयर इज अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वहां पे उनको ये सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ही हम एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, मतलब हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। Now, we have already studied and we have extended the benefits to organized sector. But what about unorganized sector? What about the freelancers, that is the gig workers working and working through a platform? ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट जैसा कोई सिस्टम अरेंजमेंट नहीं है। दूसरा, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वाला रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। बट आज समझो, अभी थोड़े टाइम पहले ना, तो ये जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप आया ना, उसके बाद पता है वर्कर के लिए ऐसे तो काम बहुत अच्छा क्रिएट हुआ, बट जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग थी ना, तो बहुत अच्छा काम क्रिएट हुआ, वैसे था। बट बाद में क्या प्रॉब्लम हुई पता है, देखो वर्कर के ऊपर एक प्रेशर रहता है कांस्टेंट, 10 मिनट डिलीवरी करके, तो कंपनी के साइड से भी प्रेशर, कस्टमर के साइड से भी प्रेशर। अब वो प्रेशर में हमारा गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर एक्सीडेंट्स के उसमें ज्यादा, उसके एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि अब वो कांस्टेंट प्रेशर में रहेगा और उसको करना है 10 मिनट्स में डिलीवरी। अब कई बार ट्रैफिक में अटक जाना या कुछ सीरियस चीज हो जाना, कंटिन्यूस प्रेशर, मतलब उसकी गाड़ी की स्पीड एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होगी, अब उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये एक्सीडेंट भी तो अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो हम इस चीज के लिए तो इसके कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की बात ही नहीं कर रहे थे। और इसीलिए अभी थोड़े टाइम पहले हमारे वो सारे वर्कर्स ने ना स्ट्राइक किया था कि भाई देखो, कंपनी को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर्स के पास अब पेशेंस नहीं, 10 सेकंड की रील भी हम पूरी नहीं देख पाते, तो हमको सब चीजें एकदम फास्ट फास्ट चाहिए। कंपनी को वो अच्छी चीज है, कंपनी ने स्टार्टअप ने चालू किया 10 मिनट डिलीवरी, कंपनी के लिए अच्छा है, कस्टमर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसको सामान जल्दी मिल रहा है। बट व्हाट अबाउट दोज वर्कर्स, उनकी सेफ्टी का क्या, ठीक है। तो ये सारे जो वर्कर्स है ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ओके। अब हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो इतनी सारी स्कीम, फंडिंग, बेनिफिट सब बात कर लिया। व्हाट अबाउट दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हम इनके राइट्स, इनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी कैसे इंश्योर कर पाएंगे? तो अब ये कोड आया 21 नवंबर 2025 को, ठीक है। उससे पहले जब हम लोग सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पढ़ते थे, उसमें जो एक्ट आते थे ना, वो पीएफ, ग्रेचुइटी, ईएसआई, पेंशन सब कुछ होता था, एक्सेप्ट फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। हमने एक भी टाइम उस लोगों की बात ही नहीं की थी, ठीक है। प्लस हमारा मेन फोकस यही हमारे एम्प्लॉइज पे होता था, तो हम लोगों ने ना ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के बारे में बात ही नहीं किया, ठीक है। बट जब से ये न्यू कोड इंप्लीमेंट हुआ और लेबर लॉ में हमने जब से बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात किया, तो हमने ना सबसे पहले जो भी, चाहे हमने कोई भी कोड बनाया हो, लॉ बनाया हो, सब में इंक्लूजन दिया है गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना, अब जो ये लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, हमने बहुत बात कर ली ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। तो अब the social security benefits and funding will be done to the unorganized sector worker। तो इन्होंने यहाँ पे ना दो स्कीम बनाई हुई है, एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ वर्कर्स के लिए, एक गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, ठीक है। तो अब हम फाइनली इस कोड में ये लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, आपने जब ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए स्कीम पढ़ी थी, तो हर एक जगह पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनल रिलेशन था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों काम कर रहे थे, तो वो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तब जाके एक फंड जमा हुआ और उस फंड का बेनिफिट हम लोगों ने एम्प्लॉइज को और उसके डिपेंडेंट को पास किया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है। तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, फंड कैसे अक्यूमुलेट होगा, और फिर बेनिफिट कैसे दिया जाएगा? एक बहुत ही वैलिड और एकदम लेजिट क्वेश्चन है ये। तो अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन यही होगा कि पहले हमने अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए क्या स्कीम बनाई है,
देन अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए जो स्कीम बनाई है उसका फंड कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, ठीक है। तो एक बाय वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को सुनते जाना, देन वी विल बी डन विद दिस कोड फाइनली। अब देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फ्रेमिंग ऑफ स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, ठीक है। तो अब है ना स्कीम दो जनों ने बनाई है, मतलब दोनों गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, ठीक है। अच्छा, ये स्कीम में जो नाम सुनोगे ना, नाम आपको पढ़े पढ़े और सुने हुए लगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, देखो क्या है, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन, एनी अदर बेनिफिट। क्या कुछ भी नया बनाया है स्कीम के लिए? देखो स्कीम तो वही का वही रहेगा ना, खाली हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज को दे रहे थे, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को देंगे, तो स्कीम रिमेन सेम, खाली अभी थोड़ा सा तरीका अलग हो गया और वर्कर चेंज हो गए, ठीक है। तो ये हम लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई हुई है। स्टेट ने क्या बनाया हुआ है, तो स्टेट ने बनाया है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशनल स्कीम, स्किल अपग्रेडेशन ऑफ वर्कर, फ्यूनरल असिस्टेंस एंड ओल्ड एज होम, ठीक है। अब इसमें अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो ये एक नया दिखेगा, ओल्ड एज होम, ठीक है। दूसरा स्किल अपग्रेडेशन, ये वाला थोड़ा सा नया पॉइंट दिखेगा, बराबर। बाकी की सारी स्कीम, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी मतलब ईएसआई आ गया, हाउसिंग आ गया, वो सारी की सारी चीजें सेम, ठीक है। तो पहला हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम बनाई है, सेंट्रल ने बनाई है लाइफ एंड डिसेबिलिटी, हेल्थ एंड मैटरनिटी, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड एनी अदर बेनिफिट। स्टेट ने बनाया हुआ है पीएफ, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशनल सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट, फ्यूनरल असिस्टेंस, ओल्ड एज होम। पहला क्वेश्चन हो गया, सो व्हाट आर द स्कीम दैट हैव बीन फॉर्म, ओके। तो ये रही हमारी स्कीम्स, बराबर। नाउ सवाल आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इस स्कीम का फंडिंग करेगा कौन, बराबर। अच्छा, अब है ना सुनना ध्यान से, अगर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है, तो पूरा का पूरा फंडिंग पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। दूसरा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, बराबर। तीसरा, आपने सीएसआर फंडिंग सुनी है, सीएसआर कंपनी कंट्रीब्यूट करती है ना, तो कंपनी अगर सीएसआर फंडिंग दे रही है ना, तो वो लोग इस काम के लिए भी सीएसआर फंडिंग दे सकते हैं, मतलब सीएसआर का एक्सपेंसेस कैन बी डन फॉर दिस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम, ओके। तो हमारे स्कीम में फंडिंग सीएसआर से भी आ सकती है। और लास्ट में आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा वापस। अब जो बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम है कौन होंगे, अनऑर्गेनाइज वर्कर, प्लस जो उनके एम्प्लॉयर है वो लोग भी कर सकते हैं। तो अब समझ में आया, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए जो स्कीम बनी हुई है, बेनिफिट बना हुआ है, उसमें फंडिंग कहां से मिलेगी, होली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और पार्टली फंडेड बाय सेंट्रल, पार्टली फंडेड बाय स्टेट, partly funded by central, then partly funded by state, and partly funded through contribution collected from the beneficiaries of the scheme and by the employer, या लास्ट में CSR फंडिंग हम लोगों को मिलेगी। समझ आया बात, ओके। अब अगर हमारी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है तो होली कॉन्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, आधा स्टेट गवर्नमेंट आधा कंट्रीब्यूशन डन बाय बेनिफिशियरी एंड द एम्प्लॉयर, या फिर सीएसआर फंडिंग। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लिखा है आधा सेंट्रल एंड आधा स्टेट, बिकॉज स्टेट की स्कीम है ना, लेकिन अगर स्टेट बोलता है कि हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल। जो जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ऐसा ही सिमिलर चीज गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए आएगी, बस यही है हमारा चैप्टर। अब जो स्कीम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है उस पर क्या क्या लिखा जाएगा। अच्छा, जो भी स्कीम आपने पीएफ ईएसआई ग्रेचुइटी पढ़ी, उसमें पहले क्या लिखा जाता था कि भाई ईएसआई किस चीज के लिए मिल रहा है, ग्रेचुइटी पीएफ किस चीज के लिए मिल रहा है, स्कोप ऑफ द स्कीम लिख दी थी। ईएसआई में हमारी अथॉरिटी कौन थी, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन था, तो अथॉरिटी कौन होगी वो लिख देने का। ईएसआई में बेनिफिट, मैं ईएसआई बार बार आपको सिर्फ समझाने के लिए, उसमें पीएफ ग्रेचुइटी वो सब आ गया, तो वो जो स्कीम पड़ी थी उसके बेनिफिशियरी कौन थे, तो अगर ईएसआई याद होगा तो उधर लिखा था इंश्योर्ड पर्सन प्लस देयर डिपेंडेंट। आ गया बेनिफिशियरी कौन होने वाला है, रिसोर्सेज क्या होने वाली है, एजेंसी कौन होगी जो स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी, एंड अगर किसी को कंप्लेंट है तो ग्रीवियंस रिड्रेसल कैसे होगा। तो जब स्कीम बन रही है तो ये सारे क्वेश्चन का भी आंसर तो देना ही पड़ेगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब
रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ स्टेट गवर्नमेंट जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए स्कीम बना रही है, बेनिफिट बना रही है, कौन से सेक्टर, कितने वर्कर, उस सबका हम लोगों को डेटाबेस मेंटेन करना है। जब डेटाबेस मेंटेन होगा तभी तो पता चलेगा कि वो लोग के सेक्टर में कितने लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, कितने लोगों को एक्सीडेंट्स हो रहा है और कितने लोगों को ये कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, अब है ना, हमारे गवर्नमेंट ने तो स्कीम्स बना दी है, ठीक है, but unorganized workers, okay, especially workers category of people, are they very much aware about their rights and benefits that they get? नहीं, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोगों को या वर्कर के लिए चलो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनी भी है, फंडिंग है भी, कैसे पता चलेगा? दे माइट नॉट नो दिस थिंग। दूसरा, चलो अगर पता चल भी गया तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो कैसे पता चलेगा, बराबर। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, पता है जैसे कस्टमर केयर नंबर, हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर होता है, बस यहाँ पे देखो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे नंबर्स बनाए हुए हैं ताकि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर स्कीम क्या क्या है उनके लिए बनी है वो पता कर सके, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो पता कर सके, कितना बेनिफिट मिलेगा, कब मिलेगा, क्या रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा, सब कुछ पता कर सके। उसके लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए। किसने बनाया? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सेंट्रल के केस में सेंट्रल, स्टेट के केस में स्टेट। समझ आया? तो ये हमारा हेल्पलाइन सेंटर। अब आ जाते हैं कि हमारे हेल्पलाइन नंबर में कॉन्टैक्ट करने के बाद हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को पता चल गया कि हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट बने। सवाल ये आता है कि वो बेनिफिट के लिए हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करने का, बराबर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ना आपको, या आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, आपको अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। एक, जो भी वर्कर रजिस्ट्रेशन करने आ रहा है उसने 16 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दूसरा, वो रजिस्ट्रेशन में एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा। सेल्फ डिक्लेरेशन समझता है? मैं मेरे ही फैक्ट्स के बारे में सेल्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देने के साथ साथ में जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं वो देने के, इंक्लूडिंग द आधार नंबर टू ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। ओके, अब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो एक रजिस्ट्रेशन का नंबर दिया जाएगा जिससे हमारा वर्कर जाना जाएगा। जैसे अकाउंट बनेगा ना पोर्टल में, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे और हम अपने अकाउंट में पूरे की पूरी सब चीजों को देख पाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा वर्कर रजिस्टर्ड हो गया, तुरंत ही विल बी एलिजिबल टू अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। और इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। समझ आया? इजी इजी चीजें दी है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर हम लोगों ने अभी क्या बात की थी? स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, ठीक है। अब हम लोग नीचे क्या बात कर रहे हैं? स्कीम फॉर गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, बराबर। अब हमने गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए क्या स्कीम बनाई है? तो स्कीम में ना एक दो पॉइंट में थोड़ा सा चेंज है, बाकी के सारे पॉइंट सेम दिखेंगे। मतलब स्कीम में क्या पॉइंट्स आएंगे, वो फंडिंग कौन करेगा, वो स्कीम में क्या लिखा हुआ होगा, वो सब कुछ यहाँ पे सेम दिखेगा, ठीक है। अब देखो, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर ऊपर था, देखो कहाँ पे था, मिला। उसके बाद हेल्थ एंड मेटर्निटी बेनिफिट वहां पे भी दिया हुआ था, देखो आ गया। ओल्ड एज प्रोटेक्शन था, नया क्या ऐड हुआ, इसीलिए मैंने उसको अलग कलर से हाईलाइट किया है। याद है चैप्टर नंबर 2 सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में हम मेंबर्स कंपेयर कर रहे थे, वैसा ही यहाँ पे नया क्या है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड क्रेच फैसिलिटी, ठीक है। तो हम लोगों की बाकी की स्कीम सेम रहेगी और ये वाली स्कीम में दो पॉइंट को ऐड कर दो। ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए स्कीम पूछी है तो सब पॉइंट को ना मिक्स करके कुछ भी नहीं लिख देने का। जो अनऑर्गेनाइज वर्कर की स्कीम है उसमें वही पॉइंट आने चाहिए, जो गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म के है उसमें वही पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। नाउ जो भी स्कीम बनी है उसमें हम लोगों ने मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होगा, एजेंसी लिखा होगा। अच्छा, अब एग्रीगेटर भी आ गया। याद है एग्रीगेटर कौन है? जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, व्हाटएवर नेम दैट digital intermediary or an online platform that connects customers with those independent service provider, ठीक है। तो याद होगा अगर फीचर्स ऑफ द एक्ट, उसमें एग्रीगेटर को 1 to 2% ऑफ द एनुअल टर्नओवर कंट्रीब्यूट करना था फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज वर्कर्स, इसीलिए एग्रीगेटर का नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देन वापस से देखो फंडिंग कौन करेगा, तो या तो ओनली फंडेड बाय सेंट्रल,
पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट। अब यहाँ पे एग्रीगेटर भी कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे उधर एम्प्लॉयर लिखा था, इधर एग्रीगेटर बोलने का। अब या तो सेंट्रल स्टेट या तो वो बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, अब एम्प्लॉयर की जगह वर्ड क्या आ गया, एग्रीगेटर, ठीक है, या फिर सीएसआर से फंडिंग मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे ना उन्होंने एग्रीगेटर का नाम लिखे हुए कि किस किस को हम लोग एग्रीगेटर बोलते हैं। याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट चीज बता दो, देखो हो गया चैप्टर ना खत्म। हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा था सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, 5 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। स्टार्टिंग की 2 थी ईपीएफ और ईएसआई से रिलेटेड, सेंट्रल बोर्ड एंड ईएसआईसी, ठीक है। नेक्स्ट 2 थी वो याद है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एंड स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। मैं क्यों आपको याद दिलाना चाहती हूँ, इसीलिए ये नेशनल और स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड किसके लिए बना था, जैसे ऊपर वाला ईपीएफ और ईएसआई के लिए था, ये दोनों किसके लिए थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ही वर्कर्स के लिए बनाया गया था। फिर इसके बाद 2 स्कीम थी स्टेट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क वाली, ठीक है, तो नाम में ही लिख दिया है। अच्छा, ये दोनों स्कीम जो हम लोगों ने बनाई थी, ये दोनों की दोनों जो हम लोगों ने सॉरी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाया था, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए बनाया हुआ था, ठीक है, जिसमें मेंबर्स देखे होंगे आपने, बता देती हूँ आप लोग को, रुको। ये देखो बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर स्टेट, ये देखो जो इतने पता है हमने नंबर डायल किया था, ये वाला 7 7 एंड ऑल दैट, ये था। फिर स्टेट ने, स्टेट के तो नाम में ही हमने लिख दिया था स्टेट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आएगा इन रिलेशन टू द स्कीम विच इज मेड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लिख दिया यहाँ पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। समझ आया, नीचे वापस उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उस चैप्टर में ऑलरेडी उसका पूरा शॉर्ट नोट पढ़ लिया था। आर वी क्लियर नाउ, समझ आया, हो गया हमारा चैप्टर खत्म, फाइनली एंड फाइनली द कोड इज ओवर, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ, काम के क्वेश्चन है इसके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन वाले, एक बार देखते हैं। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सॉरी पहला, डिस्कस द ग्रेचुइटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखोगे, हाँ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है वही लिख के आ जाएंगे। ग्रेचुइटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज वाज 5 साल नॉर्मल परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, फिक्स टर्म वालों के लिए हमने 5 साल से घटा के कितना कर दिया था, 1 ईयर। वर्किंग जर्नलिस्ट जो दिया था उनके लिए 3 साल दिया था, ठीक है। अच्छा, ये कोड में जब हमने कोड का डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि जब ये नया रिफॉर्म आया था ना, तब हमें मार्केट में बहुत कंफ्यूजन था कि अब तो ग्रेचुइटी 1 साल बाद मिलेगी, 1 साल बाद मिलेगी, नहीं, परमानेंट वालों के लिए द एलिजिबिलिटी स्टिल 5 ईयर, सॉरी फिक्स टर्म वालों के लिए नाउ फ्रॉम 5 इयर्स वी हैव रिड्यूस्ड इट टू 1 ईयर। वर्किंग जर्नलिस्ट होगा तो 3 साल, समझा। और कब मिलती है ग्रेचुइटी, वही वो सेम रहेगा, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, सुपरएनुएशन एंड डिसेबलमेंट, ओके। पहला, नेक्स्ट देखो, फैक्ट्री का डेफिनेशन याद है आपको, प्रेमाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नंबर ऑफ वर्कर्स देखते थे, थोड़ा बहुत याद होगा। अच्छा, क्या यहाँ पे डेफिनेशन वो फर्स्ट वाले कोड की जैसी सेम थी, नंबर ऑफ वर्कर वाली, नंबर ऑफ वर्कर अलग थे अगर याद होगा तो। अब देखते हैं, हाँ 10 और मोर, 20 और मोर, विद द एड ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर, वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो फैक्ट्री डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं। A manufacturing unit employs 12 workers and carry out its operation with the aid of power. With the aid of power में फैक्ट्री में कितने लोग चाहिए होते हैं, 10 और मोर, ओके। देखो जहां इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन मशीनरी ज्यादा, वर्कर कम, ठीक है। अब देखो, द एम्प्लॉयर कंटेन्स दैट यूनिट डज नॉट क्वालिफाई एज अ फैक्ट्री, ठीक है, एम्प्लॉयर ऐसा बोल रहा है, ये फैक्ट्री नहीं है। गाइड द एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, क्या बोलोगे, क्या आप एम्प्लॉयर की राय से अपनी राय मिलाना चाहोगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, डिफरेंट है, क्योंकि हमको फैक्ट्री का डेफिनेशन आता है। फैक्ट्री की डेफिनेशन फॉर दिस कोड,
10 और मोर 20 और मोर थी अपनी फैक्ट्री विद द एड ऑफ पावर है, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 और मोर एम्प्लॉइज है, यहाँ पे 12 लोग हैं यहाँ पे, तो फैक्ट्री में आएंगे कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली यस। फैक्ट्री का डेफिनेशन लिखने का, लास्ट में कंक्लूजन लिख देने का कि भाई एम्प्लॉयर का कंटेंशन गलत है क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर 10 से ज्यादा है तो हम फैक्ट्री में आएंगे, समझा। नेक्स्ट, मिस्टर जॉन इज एन एम्प्लॉय हु हैव रिजाइन्ड फ्रॉम एन एस्टैब्लिशमेंट covered under PF provision and join another covered establishment, मतलब एक एस्टैब्लिशमेंट से दूसरी एस्टैब्लिशमेंट गया, बट इधर भी पीएफ एप्लीकेबल हो रहा था, इधर भी पीएफ एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। ही इज अनश्योर अबाउट हिज अक्यूमुलेटेड पीएफ बैलेंस, ठीक है, मतलब उसके पीएफ का क्या होगा इन केस ऑफ दिस ट्रांसफर, उसके बारे में वो अनश्योर है। PCS guide, as a PCS guide Mr. John with regard to the provision relating to accumulated PF balance under Social Security Code। पीएफ वाला चैप्टर याद होगा तो उसमें हमने एक ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स किया था, दो ऐसे पॉइंट्स लिखे थे, व्हेन द एम्प्लॉयर रिलिंक्विशेस हिज एम्प्लॉयमेंट, फिर वो दूसरी जगह जाता है, तो यहाँ पे तो एक एस्टैब्लिशमेंट, दोनों एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड है पीएफ में, तो हम लोगों का चैप्टर अप्लाई होगा, तो जो पैसा यहाँ पे था वही वहां पे फॉरवर्ड किया जाएगा, उधर से सब कुछ कंटिन्यू होगा, चेंज क्या होगा, एम्प्लॉयर का नाम और एस्टैब्लिशमेंट चेंज हो जाएगा, समझा। नेक्स्ट देखो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 3, चैप्टर 3 मतलब अपना ईपीएफ टू सर्टेन क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तीन जनों को ईपीएफ अप्लाई नहीं होता, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉइंग लेस देन 50% वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, सेकेंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट, थर्ड जो इस कोड के पहले ही पीएफ का बेनिफिट एंजॉय कर रही है तो उसको हम लोगों को वापस इस कोड में लाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द पर्पस फॉर विच ईएसआई फंड में बी एक्सपेंडेड, ईएसआई अगर एकदम ध्यान होगा ना तो स्टार्टिंग में ये वाला क्वेश्चन था एंड एग्जैक्टली दिस वाज द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन, पर्पस फॉर विच ईएसआई फंड में बी एक्सपेंडेड, ओके। तो आपको वही अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, जितनी लिस्ट दी थी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, मेटर्निटी बेनिफिट की बात किया है, एक तो राइट टू पेमेंट ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट, इसमें हमने आज ही पढ़ा था, वेजेस काउंट करने, एवरेज ऑफ डेली वेज, पर एवरेज कब तक का, 3 कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग का, उसी में ही एलिजिबिलिटी दी थी, नॉट लेस देन 80 डेज इन 12 मंथ, ठीक है। दूसरा, नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट एंड द पेमेंट, याद होगा नोटिस एंड क्लेम कौन कर रही है, फीमेल एम्प्लॉय, तो नोटिस लिखेगी, पेमेंट कौन करेगा, हमारा एम्प्लॉयर, होता ना बीच पहले प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी वाला, बस। फिर है क्रेच फैसिलिटी, तो इसमें क्या लिखने का, 50 एम्प्लॉइज उससे ज्यादा होंगे तो क्रेच आएगा, कितना विजिट अलाउड था, 4 विजिट इन अ डे विल बी अलाउड, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हो एकदम सिंपल सिंपल है, कुछ ऐसा तो पूछ ही नहीं लिया अभी तक वो लोग ने कि बिल्कुल ही ना आए, ठीक है, नॉर्मली पढ़ा रहेगा तो यू कैन सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन। नाउ मिस्टर कौन है ये, कुंजीलाल वर्क्स एज एन एम्प्लॉय in Mahakal Coal Limited. He has incurred injury while operating the factory machine. चोट लग गई है भाई को. Discuss the provision relating to employer's liability for compensation. अच्छा, ESI आएगा कि employees compensation आएगा? अच्छा, इधर एक्सप्रेसली कंपेंसेशन लिखा है ना. देखो, अगर वो लोग चाहते कि एसआई में आते तो ये लिखते, ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर सिमिलर सिमिलर चीजों की बात कर रहा है. कंपेंसेशन वर्ड यूज किया है तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन में जाएंगे. अच्छा, इसको इंजरी हुई है लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. तो हमको क्या करने का, दोनों का अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन का फॉर्मूला लिख देने का. समझा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है ना, तो वी हैव टू बी श्योर कि भाई क्या आएगा यहाँ पे, तो हम लोग उन दोनों का कंपेंसेशन का अमाउंट लिख देंगे. डन विद दिस, क्लियर विद दिस. कोड नंबर 3 इज नाउ ओवर.